हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज की जो अपनी थीम है वो सेकंड क्लास है अपनी बिलियन चैप्टर से। तो बिलियन चैप्टर में अपन कल हेनरी लॉ तक के सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन को सबसे पहले तो राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में अपन बात करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो उम्मत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। और जो आप अपनी ये मुहिम चल रही है क्वेश्चंस की, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करेंगे। तो कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, जो पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो स्टार्ट करें आज की कहानी। और अपन का जो आज टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा राउल्ट्स लॉ और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो चले आगे। तो देखिएगा चैप्टर का नाम है बिलियन, और ये जो अपनी सीरीज चल रही है ये है एनसीईआरटी बेस। तो आज अपन बात करेंगे राउल्ट्स लॉ से। किससे बात करेंगे जी? राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ में अपन को क्या पढ़ना है? देखिएगा यहां से स्टार्ट करेंगे अपन राउल्ट्स लॉ से। कल मैंने हेनरी लॉ की बात कर ली थी, और हेनरी लॉ को आपने समझ लिया होगा। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉलिडिटी के। प्रेशर ऊपर जाने पर कम होता है, नीचे जाने पर बढ़ता है। ये मैंने एप्लीकेशंस की भी बात कर ली थी। आप यदि क्लास को रेगुलर अटेंड करोगे तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होते हुए जाएंगे, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे की बात समझ में? तो करें स्टार्ट कहानी को। तो देखो आज मैं बता दूं आपको राउल्ट्स लॉ। किसकी बात करेंगे? राउल्ट्स लॉ की। सबसे पहले समझ लो राउल्ट्स लॉ होता क्या है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम दो तरीके से काम करता है। एक तो करता है वोलेटाइल सॉलिड हो, और एक हो नॉन वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल को बोलते हैं बाष्पशील विलय, और नॉन वोलेटाइल को बोलते हैं अबाष्पशील विलय। तो राउल्ट्स लॉ के लिए अपन जो काम करेंगे, एक तो काम करता है ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम करता है, इसे बोलते हैं द्रव द्रव विलयन। और दूसरा काम करता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, इसे कहते हैं अपन ठोस द्रव विलयन। ये दोनों पर काम करता है। इसलिए राउल्ट्स लॉ ये क्या है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिससे अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस समझ में आते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में इसका यूज होता है, तो समझ लेंगे इसको। जैसे मैं बात करूं आपको, अब देखो जो राउल्ट्स लॉ है इसमें एक होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल को बोलते हैं बाष्पशील। वोलेटाइल का मतलब है कि जैसे आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, और वोलेटाइल ही लिक्विड है, क्योंकि जब लिक्विड है तो वो वोलेटाइल ही होगा। लिक्विड की हमेशा जब वेपर बन जाती है उसे बोलते हैं वोलेटाइल। अब जैसे आपने डाला तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों की वेपर बनेगी क्या? तो दोनों की वेपर बनने लगती है। तो वेपर बनने लगती है तो वेपर जब क्लोज कंटेनर लेते हो आप, तो वेपर द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है लिक्विड पर उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर की ही बात करता है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि जैसे मैंने कोई भी सॉल्यूशन लिया, जैसे मैंने ये बीकर लिया जी, इसमें दो जो कंपोनेंट है वो पड़े हुए हैं, ए एंड बी। एक तो है लिक्विड और बी भी क्या है? लिक्विड है। दोनों यदि लिक्विड है तो इसलिए काम करता है। तो ये कहता है कि सॉल्यूशन में जो लिक्विड पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो काम करेगा वेपर प्रेशर, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों की मोल फ्रैक्शन के। किसके बराबर होगा? दोनों की मोल फ्रैक्शन के। तो यदि मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA, कंपोनेंट XA के बराबर होगा। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर काम कर रहा है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरा क्या कहेगा कि जो PB कंपोनेंट है उस पर वेपर प्रेशर काम करेगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB के।
किसके बराबर होगा, XV के। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट अपन यूज करते हैं, जैसे राउल्ट कांस्टेंट बोल लो या वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म बोल लो। तो उसे देखो, जब यदि मैं बात करूंगा तो PA बराबर होगा P नॉट A XA के, और जो PB बराबर होगा P नॉट B XB के बराबर होने वाला है। अब आपने सुना है पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ से अपन निकालेंगे, तो P टोटल यदि मैं निकालूंगा इसका, तो PT बराबर आएगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये आ जाएगा। इसके बाद में अब आप जानते हो कि जो XA प्लस XB की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, तो यदि मैं XA निकालना है तो 1 माइनस XB कर सकता हूं क्या, बोलो जी, कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं XA की जगह, तो कैसे करेंगे बताओ, P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB, इसको सॉल्व करेंगे तो P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB, या XB कॉमन ले सकता हूं मैं, तो P नॉट A प्लस यहां से आ जाएगा P नॉट XB, तो P नॉट B माइनस P नॉट A। तो बताओ जो P टोटल आ गया, P टोटल बराबर आ गया P नॉट A प्लस XB और P नॉट B माइनस P नॉट A। कोई किसी को समस्या परेशानी हो तो बताओ। अब यदि मैं XB की टर्म में लिखा है तो इस तरीके से आएगा, यदि मैं XA की टर्म में लिखूंगा तो PT बराबर आ जाएगा P नॉट B प्लस XA P नॉट A माइनस P नॉट B। आ गई कहानी समझ में। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं जब दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट होंगे तब। तो आगे बात समझ में। अब दूसरा करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होगा बताओ, सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड है तो उसकी वेपर नहीं बनेगी, और वेपर नहीं बनेगी तो बताओ उसका जो P नोट है, P नोट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो उसे पार्शियल प्रेशर काम नहीं करेगा। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है तो वो जैसे मैं बताया P नोट A बराबर हो जाएगा 0, तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा XA के, तो PA इक्वल टू P नोट A XA। तो ये P नोट A तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो टर्म 0 हो गई। अब क्या बचा, ओनली ऑन सॉल्वेंट बचा, तो सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो PB इक्वल होता है P नोट B XB के। अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ये कहता है राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। आगे कहानी समझ में। इसके बाद में आता है इस तरीके से अपन को पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अब आपको दो ही तरीके से इसको पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ेंगे, तो देखो आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो रखना है PT बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको देखो एक आता है ये नॉर्मल फेज में है, लेकिन यदि वेपर फेज में कोई भी आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो जब आप डाल्टन्स लॉ पढ़ाएं आपने, तो देखो जो PT बराबर होता है वो बराबर होता है PA प्लस PB के। बोलो होता है नहीं होता। तो यदि मेरे को वेपर फेज में क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसका नाम देंगे बाई ए। बाई ए बराबर होगा PA अपॉन P टोटल, या मैं सीधा बोलूं तो PA बराबर होगा बाई A और P टोटल के। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं, बोलो। और बाई B बराबर क्या हो जाएगा, PB अपॉन P टोटल, और P टोटल एक्चुअल में क्या है, P नॉट A XA P नॉट B XB। अब देखो यदि मेरे को जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो PI डायरेक्टली बराबर होता है बाई I प्लस P टोटल के। इस तरीके से अपन को ये आना चाहिए। ये वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं अपन, और वो नॉर्मल फेज में अपन क्या निकालते हैं जी, मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। राउल्ट्स लॉ से
क्वेश्चन हर बार कहीं ना कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे चल करके काम आता है। अब देखो हेनरी लॉ का ही ये क्या है, एक एडवांस रूप है। जब हेनरी लॉ आपने पढ़ा था तो पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शन बताया मैंने के एच एक्स गैस के, बोलो। तो इसमें भी क्या है, पी गैस ही है और इसमें आ रहा है पी नॉट और एक्स गैस। तो बताओ पी प्रेशर तो सेम है और मोल फ्रैक्शन भी सेम है, तो अंतर किसमें, के एच में और पी नॉट में। तो अगर बराबर करेंगे तो पी नॉट और के एच दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओनली फर्क किसका है, वो राउल्स लॉ कांस्टेंट है और ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। इसलिए जो राउल्स लॉ है ये हेनरी का ही एक एडवांस रूप है, इसलिए अपन को कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक कंडीशन है राउल्स लॉ हेनरी की, लेकिन दोनों की कहते एक ही बात है। तो देखो मोल फ्रैक्शन का अपन को बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस चैप्टर में, तो बच्चों याद रखना मोल फ्रैक्शन के लिए आपको 3 डाटा याद रखने हैं। यदि आपको मोल दे रखें तो मोल अपन टोटल मोल कर लो, यदि मोल नहीं दे रखें तो आपको बेड से क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालने पड़ेंगे, मोल से उसके बाद में आपको क्या निकालने पड़ेंगे, मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो देखो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले यदि बेड दे रखा है तो बेड से पहले मोल फाइंड करो और मोल से फिर क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकलेगा। एक तो ये रास्ता है, या फिर मोल दे रखे हो तो मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लो, फिर फ्रैक्शन। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से अपन को ये याद रखना है। अब चलें आगे, अपन करेंगे आज क्वेश्चंस। सबसे पहले मेरा एक ही टारगेट रहता है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बता दिया जाए, कॉन्सेप्ट को बताने के बाद में उसके क्वेश्चंस कराए जाएं, ताकि अपने माइंड की सारी दीवारें ओपन हो जाएं। आगे जी कहानी समझ में, बोलो चलें आगे, ठीक है। देखो जी देखो क्या कहता है क्वेश्चन, समझो। देखिएगा क्या कह रहा है, ये तो मैंने करा दिया आपको, ये तो कल करा दिया, चलो ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। आज अपन को राउल्स लॉ से क्वेश्चन करने भैया। तो राउल्स लॉ का क्वेश्चन पहला नंबर ये है, किस तरीके से सॉल्व करना है समझिएगा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। देखो आपको दे रखा है वेपर प्रेशर इतने 2 mm ऑफ Hg, 415 mm Hg रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। सेकंड फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं सही तरीके से नहीं दिख रहा हूं, कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखना है और किसी को नहीं देखना है। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, मैं आने वाला नहीं हूं। तो काफी के जैसे आते हैं कि सर आप दिखते नहीं हो उसमें, तो देखने से क्या होगा, आपको क्वेश्चन सही तरीके से दिखना चाहिए, बाकी मेरा दिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आरपीएससी ग्रेड 1 में और आरपीएससी ग्रेड 2 में, सीधा सीधा एग्जाम्पल एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो अपन को करना आना चाहिए। तो समझो भैया किस तरीके से इसको अपन को करना है सॉल्व। तो मैं हिंदी वाला ले लेता हूं, ये नीचे वाला, ठीक है। अब देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले आपको जो डाटा दे रखा है उसे लिखेंगे और उसके बाद में अपन इसे करेंगे सॉल्व। आ गई जी कहानी समझ में? तो देखो क्या करना है बताओ। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन की। आपको क्या क्या दे रखा है? टेम्परेचर का यहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर आपको बस डराने के लिए दिया गया है, ये बताने के लिए कि 298 केल्विन पर ये रिएक्शन हुई है। सबसे पहले आप CH Cl3 एवं डाइक्लोरो मीथेन के बासदाब क्रमशः इतने इतने हैं, 415 mmOPHG है और 200। तो अब ये देखो, ये दे रखे हैं आपको P0, क्योंकि ये प्योर अवस्था में दे रखे हैं। तो देखो P0 A, अर्थात इसे बोलूंगा मैं CH कितना दे रखा है जी? CH दे रखा है 200। P0 B, इसे क्या बोलूंगा? CH2Cl2, ये कितना दे रखा है? 415 और दोनों दे रखे हैं mmHg में। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आपको पूछा है कि इनको मिलाकर के 2.5 ग्राम, तो सबसे पहले वेट ऑफ CH Cl3 कितना दे रखा है बताओ? 25.5 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH Cl3 का बताओ, ये 13 प्लस 35.5 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16, 3 9 और 10, 106.5। तो 106 और 13, 9 1 1, 119.5। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आ गया 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ही फाइंड करना होता है इसमें निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद में वेट ऑफ CH2Cl2 कितना दे रखा है? 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करोगे तो CH2Cl2 अर्थात 71, 71 और 2 73, 73 और 10 83, ये आना चाहिए 85। कितना आना चाहिए जी? 85 आना चाहिए। किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ, ठीक है। इतना कर लोगे। इतना करने के बाद में आपको फाइंड करना है मोल। तो NCHCl3 और NCH2Cl2 बताओ कितना है? NCHCl3 25.5 डिवाइड बाई 119.5। NCH2 कितना है? 40/85। करो फाइंड। पॉइंट हटा दोगे, ये पॉइंट हट गया जी, बराबर में 1195 255। तो ये 0 पॉइंट लगा दिया, ये 2550 हो गए। अब 1195 का भाग देना है 2550 में, तो 1195 का मतलब 12 से मान लो, तो लगभग 2 बार जा रहा है ये 0.2, बोलो 0.213 मोल आ जाएंगे। इसको सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद में इसको सोल्व करो तो ये 0 बढ़ाया, 0 के लिए पॉइंट लगा दिया, ये 8/40 लगभग 4 बार जाएगा ये, और 4 बार जाने के बाद में 0.47 मोल आ गए। किसी को कोई परेशानी? इस तरीके से सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको लिखो, वेट दे रखा है, वेट से मैंने मोल निकाल लिए। अब मेरे को जो चाहिए वो फाइंड करने वाला हूं मैं। बिलियन के बासदाब की गणना करो। बिलियन का बासदाब अर्थात पी टोटल फाइंड करना है आपको। तो देखो पी टोटल क्या होता है बताओ। अब मैं यहां से एक्स CH Cl3 भी निकाल लेता हूं और एक्स CH2Cl2 भी निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को काम आने वाला है ये। CH Cl3 कितना है बताओ? 0.213 डिवाइड बाई 0.213 प्लस 0.47। इसके निकालूंगा तो 0.47 डिवाइड बाई 0.213 प्लस 0.47। इनको सॉल्व कर लो, कितना आता है। इनको यदि आप सॉल्व कर लोगे तो ये तो आ रहा है 0.688 और 213 वाला आ रहा है 0.312। इस तरीके से ये आ गए इनके मोल फ्रैक्शन। इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए पी टोटल। पी टोटल क्या होता है बताओ? पी टोटल बराबर P0 A XA प्लस P0 B
एक्स बी। पी नोट ए बताओ कितना है, पी नोट ए मतलब CaCl3 का, तो 200 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए, एक्स ए मतलब CaCl3 का, एक्स ए कितना निकला 0.312 प्लस पी नोट बी कितना है 415, कितना है जी 415, तो 415 इंटू कितना आ गया 0.688, करो मल्टीप्लाई, कितना आता है ये, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 347.92 mmHg। जब सॉल्व कर लोगे ना तो 347.92 mm ऑफ Hg आ जाएगा ये। बोलो जी किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। देखो इन क्वेश्चनों में क्या है, जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। कैलकुलेशन जब ज्यादा होती है ना तो अपने क्या है थोड़े मोल फ्रैक्शन वेट में अपने को गड़बड़ी दिखाई देती है, तो इसलिए क्वेश्चन सरल है लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी। ये 348 भी हो सकता है, वेरिएशन चलता रहता है। आगे जी कहानी समझ में, अब चलें आगे। पहला काम तो ये हो गया। अब पहला काम ये हो गया, इसके बाद अपने को पूछा है कि आपको इसमें और क्या फाइंड करना है, बाष्पीय प्रावस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना करो। तो देखो बाष्प प्रावस्था में क्या होगा बताओ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बाष्प प्रावस्था में, बाष्प प्रावस्था क्या होती है बताओ, PA बराबर बाई ए इंटू पी टोटल, यही है क्या, और PB बराबर क्या है बताओ, बाई बी प्लस पी टोटल। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, बाई ए करना है, तो बाई ए बराबर PA अपॉन पी टोटल, ठीक है जी। ठीक है, अब देखो जो PA है ये बराबर है P नॉट ए एक्स ए के, P नॉट ए एक्स ए के बराबर है, और P टोटल तो आपने निकाला यहां से 347.92, तो P नॉट ए कितना है, CaCl3 का P नॉट ए बताओ मेरे को, CaCl3 का P नॉट ए है 200 इंटू 0.312 डिवाइड बाई 347.92। इसके बाद में बाई बी का निकालूंगा तो PB डिवाइड बाई पी टोटल, तो बताओ पी नॉट बी एक्स बी कितना है, तो देखो P नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई 347.92, P नॉट बी कितना है बताओ जी, P नॉट बी कितना है 415, कितना है जी 415, तो 415 इंटू कितना है 0.47 डिवाइड करोगे 347.92, किससे करोगे 347.92 से। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा ये आएगा 0.18 और ये आ गया 0.82। इसलिए याद रखना है कि इसके जो भी क्या है 0.82 आ गया और 0.18 आ गया, इस तरीके से वेपर फेज में क्या आ गई, इनकी मोल फ्रैक्शन आ गई है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या, क्वेश्चन सरल है लेकिन कैलकुलेशन है थोड़ी, तो याद रखनी है। बोलो भाई, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। आगे जी कहानी समझ में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बात, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी 450 है और 700 है, mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन
फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। पी टोटल दे रखा है आपको 600, पी ए दे रखा है आपको 450, पी ए दे रखा है 450, और द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स पी नोट ए दे रखा है, ये पी नोट बी दे रखा है आपको 700। ठीक है, टोटल दे रखा है। और आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, वेपर फेज में ही फाइंड करना है और नॉर्मल फेज में फाइंड करना है। अब देख लो बच्चों, जब इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी देख रहे हैं तो 700 दे रखा है, हिंदी वाले में 750 दे रखा है, तो मैं इसको 7 ही कर लूं, बोलो, ताकि एक ही आंसर आएगा अपना। कुल वाष्प दाब दे रखा है, तो द्रव मिश्रण का संगठन फाइंड करना है पहले, तो संगठन के साथ ही वाष्प अवस्था में भी क्या करना है, मोल फाइंड करना है। क्या आप लोग कर सकते हो इसको, बोलो, पहले जैसा क्वेश्चन है ये, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते तो अपन बताएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। समझ लो इसको, किस तरीके से इसको करना है, तो समझो। देखो, इसको करना है 700। ठीक है जी। अब देखो, आपको पूछा है सॉल्यूशन, पी टोटल दे रखा है अपने को 600 mmHg, पी नोट ए दे रखा है अपने को 450, पी नोट बी दे रखा है अपने को 700। ठीक है, अब मेरे को फाइंड करना है, देखो पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। अब बताओ मेरे को एक्स और एक्स बी कैसे फाइंड करूंगा, मैं दो आपको अननोन दे रखे हैं, तो पता है हमें एक रिलेशन, एक्स ए की जगह मैं एक्स बी कर लूंगा। तो देखो पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। आपको यहां से पता है पी नोट ए प्लस एक्स बी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ये रिलेशन पता है क्या? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये रिलेशन याद होना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन इसलिए करवाया था ताकि क्वेश्चंस को आसानी पूर्वक कर सको। तो देखिएगा, पी नोट पी टोटल कितना है 600 है जी, पी नोट ए कितना दे रखा है 450 दे रखा है, प्लस एक्स भी मेरे को फाइंड ही करना है, पी नोट बी कितना दे रखा है 700 दे रखा है, माइनस 450 कर लेंगे। ठीक है, अब सोल्व करो इसको, 600 माइनस 450 डिवाइड बाई 700 में से 450 गए तो कितने बचे बताओ, 250 बचे क्या? तो ये आ गए 250 बराबर एक्स बी। अब देखो एक्स बी बराबर करोगे, 600 में से गए तो ये 150 बच गए, 150 बटे 250, 150 बटे 250, 700 में से 450 कम करोगे तो कितने बचेंगे 250, ये कट गया नीचे, 3 बार 3/5, 3/5 आ गया ये, तो 0.6 मोल आ गई है। बोलो जी, अब पता है एक्स ए कैसे निकालोगे, एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, तो निकालो, कैसे निकालो, 1 माइनस एक्स बी कितना निकला 0.6 मोल, तो इससे आ गए 0.4 मोल। अब तो अपन फाइंड कर ही सकते हैं क्या पूछा है अपने को, तो सबसे पहले तो अपने को एक्स और एक्स पूछा है। ठीक है जी, ये आ गया। इसके बाद में आपको वेपर फेज में क्या पूछा है बताओ, कंपोजिशन, संगठन फाइंड करना है अपने को पहले तो देखो संगठन कैसे फाइंड करेंगे बताओ, पी ए बराबर क्या है, पी नोट ए एक्स ए, तो पी नोट ए कितना है 450 इनटू एक्स ए कितना है, एक्स ए कितना निकाला मैंने 0.4, तो 450 से करोगे 0, 4 पंजे 20, 4 चौका 16 और 2 18, 180 आ गया, 180 mmHg। ठीक है, पी भी देखो, पी भी बराबर कितना आ रहा है, पी भी बराबर, तो पी नोट भी एक्स भी, बताओ कितना पी नोट भी कितना है, पी नोट भी है जी 700,
इंटू बी कितना है 0.6, करो सॉल्व। 0.06742 420 MMHg आ गया। तो आंसर तो अपने सही है। क्यों आंसर सही होता है? पी टोटल ऐड करोगे ना तो पी टोटल किसके बराबर आ रहा है? पीटी 600 MMHg का आ रहा है। तो देखो 420 और 180 ऐड करोगे तो ये भी 600 के करीब ही आ रहा है। तो आंसर तो सही है। ये तो आ गया संगठन। अब मेरे को पूछा है बाष्प प्रावस्था में, तो पता है आपको बाई ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी टोटल, और बाई बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई पी टोटल। कर लो सॉल्व। पी नॉट ए कितना है बताओ? पी नॉट ए और एक्स ए का मान तो निकाला है मैंने 180/600। इसका कितना निकाला है? 420 डिवाइड बाई 600। एक से एक कट गया, इससे एक कट गया, 420 600। ठीक है, तो 6×7 = 42 और 6×7 = 0.7 मोल आ गए, और ये 0.3 मोल आ गए। इस तरीके से ये आपके आंसर आ गए। बोलो जी। बोलो 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 बोलो, कैसी है कहानी? क्या कर पा रहे हो क्वेश्चनों को? बताओ। बताओ जी बताओ, कर लोगे सॉल्व? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कोई भी नहीं करा रहा, आप कहीं भी देख सकते हो, पूरा यूट्यूब देख सकते हो आप, कहीं भी कंपटीशन क्लासेस जहां भी चल रही हैं, कोई भी टीचर इनको सॉल्व नहीं कराता है भैया। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। ऐसा नहीं है मैं कोई टीचर हूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहा हूं। तो अपन के साथ में भी यही परेशानी है। लेकिन अपन क्या है, केमिस्ट्री को पढ़ाते हैं, और पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ नीट जेई को, तो मेरे को पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आजकल केमिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं। इसलिए केमिस्ट्री में आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जितने भी बच्चे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं ना, वहां मैंने देखा है, मैंने भी जब कोचिंग की थी तो अपन वहां नोट्स लिखते थे, नोट्स लिखने के बाद में टीचर्स भी क्वेश्चन नहीं कराते थे, बस नॉर्मल टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराते थे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं कराते थे। लेकिन अपन ने जब तैयारी की थी तो उस टाइम एनसीईआरटी को फॉलो ही नहीं किया, एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया तो अपन को परेशानियों का सामना करना ही पड़ा। लेकिन आपको जब ये सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जो गलतियां मैंने मेरे जीवन में की हैं, उनको दोबारा से कोई भी बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो कभी भी फॉलो ना करें। इसके लिए मैं हर उस टाइप से पढ़ाता हूं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाए। देखो अभी जब ऑफलाइन बैच में अपने जो चैप्टर चल रहे हैं, एक तो सॉल्यूशन चल रहा है जो 2-3 दिन में खत्म होने वाला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहुंच चुके हैं अपन वहां, और जो 11th का है वहां मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मोल कॉन्सेप्ट में जितने भी थ्योरी वाला पोर्शन आगे का वो करा दिया है मैंने, और सेकंड जो पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ मोल। मोल अपन फाइंड किस तरीके से करते हैं। आपको काफी बार पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ है, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कहाँ मिलेगा, मोल को फाइंड कैसे करते हैं। यदि लीटर दे रखा है तो आपको वेट कैसे फाइंड करोगे, पार्टिकल्स दे रखे तो वेट कैसे फाइंड करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्योंकि जब मैं जैसे ही अपन सॉल्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं से अपन देखते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए अपन जो यूज करते हैं, देखो एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, एलन के मॉड्यूल हैं, एलन के मॉड्यूल के बाद में वो जो नीट की पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, उनसे एमटीजी वाली वो बुक है, उसके बाद में एमटीजी जेई मेंस की बुक है, और डिफरेंट टाइप की एमएस चौहान, नरेंद्र अवस्थी, जेडली, इस तरीके के टाइप की जितनी भी पेपर की जितनी भी बुक हैं वो मेरे पास सभी को मैं फॉलो करता हूं, ताकि गलती का कोई भी चांस नहीं रहे। इसलिए थ्योरी अपन उस तरीके की पढ़ें ताकि अपने 90% से क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व थ्योरी से ही हो जाए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन के लिए कहीं और से पढ़ना पड़े, थ्योरी अपन कहीं और से पढ़ें। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व हो जाए, इस तरीके की थ्योरी अपन पढ़ें। आगे बात समझ में? चलो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना दे रखा है, 5 ग्राम 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अणुघट्ट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान 78 में घोला गया है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आरपीएससी ग्रेड 1 पिछले साल 2022 में हुई थी ना, उस टाइम आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, याद रख लेना आप इसको। किस तरीके से सॉल्व करना है, तो देखो सॉल्व करने के लिए याद रखना है, जब अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनको ही कहा जाता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, अब ना कि इस पर करें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये कहां से लिया गया है, इसका नेचर क्या है, उस पर कोई लेन देन नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो डिपेंड करेगी उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखो बेंजीन है, बेंजीन का जब डिसोसिएशन होता है तो I बराबर 1 ही आता है इसका, क्योंकि डिसोसिएशन बेंजीन का नहीं होता है। इसलिए आपको जो मैक्सिमम केस में जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं वो वॉन-टॉप फैक्टर का यूज नहीं होता है, लेकिन वॉन-टॉप फैक्टर का यूज अगर कर दे वो तो आपको वॉन-टॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वॉन-टॉप फैक्टर के अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ आपको बेंजीन दिया है तो उसका यूज नहीं होगा। तो देखो जब आपको पूछे एवासिल विद्युत अनुघट्ट, तो देखो वेपर प्रेशर पूछे तो आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये मैं जो बात करूंगा ये बात कर रहा हूं सॉल्वेंट के लिए, ये जो मैं बात करूंगा ये कर रहा हूं सॉल्यूट के लिए, और यहां मल्टीप्लाई होता है आई, लेकिन आई क्या है, यहां बेंजीन दे रखा है तो आई का इतना यूज नहीं होगा, तो आई का अपन यहां यूज अभी नहीं करेंगे। आगे जी बात समझ में, तो देखो अब इसने इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब आप कोई भी अवाष्पशील विलय यदि सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका वेपर नहीं बनेगी, और वेपर क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, इंटरेक्शन कम होने के साथ में ही वेपर कम बनना स्टार्ट करेंगे, जिससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है जी। अब देखो आपको बोला है किसी ताप पर शुद्ध का इतना है, जब शुद्ध दे रखा है तो कितना दे रखा है 0.850, और जब इसमें आपने सॉल्यूट मिला लिया इतना 0.5 ग्राम अवाष्पशील मिला लिया तो ये घट करके हो जाता है 0.845 डिवाइड बाई 0.850 इक्वल टू डब्ल्यू कितना है 0.5 ग्राम लिया है, आपको मोलर मास पूछा है इसका, तो ये मैं x मान लू इनटू किसमें बोला है जी बेंजीन में, तो 78 डिवाइड बाई कितना है जी 39 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्मूले में रखना आना चाहिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.005 डिवाइड बाई 0.850 इक्वल आएगा 39 दूना 78 1 अपॉन एक्स, किसके आ गया 1 अपॉन एक्स के। इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कट गया, तो देखो x बराबर 850 डिवाइड बाई 5 से करोगे तो 5 एकम 5 3 बच गए 170 ग्राम मोल इनवर्स। कौन है x बताओ 170 ग्राम मोल इनवर्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही इसमें क्या मिलाया गया है जी सॉल्यूट मिलाया गया है। आ गया क्वेश्चन समझ में, पिछले बार आरपीएससी ग्रेड 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, जीत भी होगी और जीत का मजा भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉसपेन कोई पात्र दे रखा है, उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज है जी, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स, 1 kg में घोला गया जाता है 1.103 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, जल के लिए केवी का मान इतना दे रखा है। देखो याद रखना एक बात, याद क्या रखनी है जी, कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला रहे हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाओगे तो इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो तापमान बढ़ता हुआ जाएगा, तापमान बढ़ता हुआ जाएगा
तो उसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो याद रखना है, डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी इंटू डब्लू अपॉन एम डब्लू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्लू इन ग्राम। डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। यदि आपको टीबी नॉट कहीं भी नहीं दे रखा है तो इसे मानेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। ठीक है जी, टीबी आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में मोलिलिटी है, मोललता है। केबी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं या मोलल उन्नयन क्वथनांक कांस्टेंट कहा जाता है इसे। आगे जी कहानी समझ में, बताओ 18 ग्राम ग्लूकोज 1 केजी में घोला गया है, इतना दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केवी का मान इतना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे समझो इसको। डेल्टा टीबी वन 1.0 ये जल किस ताप पर उबलेगा, कितना दे रखा है। देखो केबी की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.52 केजी मोल इनवर्स। ठीक है, आपको डब्लू दे रखा है 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है इसका 180 ग्राम, और आपको केबी की वैल्यू भी दे रखी है 0.52, ये मैंने लिख दिया ऊपर, और कैपिटल डब्ल्यू भी दे रखा है 1 केजी। 1 केजी को अब देखो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, जब केजी में दे रखा है तो ग्राम में दे रखा हो तब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 1 अपॉन डब्ल्यू इन केजी। डेल्टा टीवी मेरे को फाइंड करेंगे पहले में। डेल्टा टीवी बराबर केवी कितना है 0.52 इंटू डब्ल्यू कितना है 18 इंटू 1 अपॉन 180 इंटू 1, 18 दाएं के 180, ये आ गया 0.052 डेल्टा टीवी आ गया। मेरे को पूछा है किस तापमान पर उबलेगा, तापमान पूछा है तो आपको पता है बच्चों डेल्टा टीवी बराबर होता है टीवी माइनस टीवी नॉट की। ठीक है, डेल्टा टीवी कितना है 0.052 टीवी और 273 या 373.15 केल्विन, ये आ गया। अब मेरे को ये माइनस है तो टीवी मेरे को निकालना है, तो टीवी को मैं क्या करूंगा इधर रख दूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये आ गया 373 अब देखो 150052 202 373.202 केल्विन, या बोल सकता हूं मैं इसको टीवी कितना आ गया 100.202 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर आ गया। बोलो क्या किया था अपन ने, सबसे पहले आपको पूछा है कि यह किस ताप पर उबलेगा, इस ताप पर उबलेगा मतलब तापमान पूछा है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको डेल्टा टीवी, आपको सीधा पेपर में पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन को बताओ। ठीक है, अब यहां से आपको डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू केजी में डेल्टा टीवी का मान रखा, ये निकल के आ गया 0.052 केल्विन में आया, ये केल्विन में निकालने के बाद में ये डाटा रखा तो 100.202 डिग्री सेंटीग्रेड ये आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना when 1.80 of non-volatile solute was dissolved in 90 gram benzene, the boiling point of raised to the 354.11 कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट केवी फॉर बेंजीन, इतना इतना दे रखा है और के केजी मोल इनवर्स। तो याद रखो बच्चों आपको केवी की वैल्यू दो की ही याद रखनी, एक तो वाटर की याद कर लो और एक बेंजीन की याद कर लो। वाटर कितनी होती है 0.52 और बेंजीन कितनी होती है 2.53, ये याद रख लो आप। ठीक है, चलो जी करते हैं सॉल्व, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है।
ये तो है। चलो करते हैं इसको सॉल्व, किस तरीके से सॉल्व करना है। तेरे नाम, यहाँ लगा दूं इसको, लो ये लग रहा है। ये कह रहा है व्यंजन का क्वथनांक कितना दे रखा है, 180 ग्राम, अर्थात W दे रखा है आपको 1.80 ग्राम, ब्लैक को 90 ग्राम व्यंजन में, कैपिटल W दे रखा है 90 ग्राम व्यंजन में, तो MW हो गया इसका। अब MW चाहिए नहीं व्यंजन का, तो अपने को ब्लैक का क्वथनांक बढ़कर, अर्थात बढ़कर कितना हो गया 354, डेल्टा टीवी बराबर आ गया 354.11 केल्विन। ठीक है, ब्लैक का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजो, केवी कितना दे रखा है 2.53 केजी मोल इनवर्स, और आपको फाइंड क्या करना है इसमें, 354 दे रखा है ये 354 बढ़कर के हो जाता है, अर्थात आपको याद रखना है डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट। व्यंजन का क्वथनांक इतना है, व्यंजन का क्वथनांक आपको दे रखा है, टीवी नॉट दे रखा है, तो 353.23, तो कितना हो गया 354.11। ऐसा करो सॉल्व, तो 354.11, 353.23, 11 में से 3 गए तो 8, ये 10 में से 2 गए तो 8, ये 3 में से 3 0, 5 में से 5, 0.88 आना चाहिए। कितना आ रहा है 0.88, 0.88। 11 में से 3 गए तो 8, 10 में से 2 गए तो 8, ये 3 बच गया, ये ठीक है जी। डेल्टा टीवी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.88 केल्विन। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी इंटू डब्लू अपॉन MW इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इन ग्राम। डेल्टा टीवी कितना आ गया 0.88, केवी कितना है 2.53 है, इंटू डब्लू कितना दे रखा है 1.80 ग्राम दे रखा है, ये तो मेरे को फाइंड ही करना है, इसको x मान लूँ, इंटू 1000 डिवाइड बाई ये कितना दे रखा है 90 ग्राम। बोलो किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। इतना समझ में आया आप लोगों को, बोलो। ठीक है, इतना समझ में आने के बाद में क्या करना है, अब देखो डेल्टा टीवी निकाल सकते हो, निकाल लिया। अब देखो सॉल्व करूं इसको, सॉल्व करने के बाद में मेरे को x चाहिए, x चाहिए तो 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 डिवाइड बाई 90 और 0.88। यही आएगा, बोलो जी। मैं इसका पॉइंट हटा रहा हूं 2 और 2, तो 2 से 2 तो ये हट गया और 2 जीरो आ गए नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो गई है। ठीक है जी, 9 से ये 20 बार कट गया, 20 बार कटने के बाद में यदि मैं 8 या 24 इसको काटूं तो ये 10 बार कटा, ये 44 बार कटा, ये 5 बार कटा, ये 22 बार कटा 5 से। ठीक है, अब देखो 5 या 15, 50 25 26, 5 दूनी 10 और 2 12, 2.5 से दूना 5 से 1000, 1250 और 3 पंजे 15। ठीक है जी, 22 पंजे 110, 22 पंजे 110 तो 116 बच गए ये, 22 छिक्की 132, 57 के करीब आना चाहिए इसका आंसर, 57। तो देखो एक बार देखें,
22 का भाग दूं इसमें, तो 22 का भाग दूंगा 1265 में, तो 22 पंजे 110, ये कितना बचा 6 1 165, 22 छक्के 132, 22 गुणा 8, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 57 पॉइंट कुछ आएगा ये, 57 पॉइंटों में आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट करके 58 ग्राम मोल इनवर्स के करीब इसका आंसर हो जाएगा। बोलो जी, डाटा सही रखा आपने? डाटा भी सही रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। कर लोगे सॉल्व ऐसे क्वेश्चन? बोलो, किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चन होगा तो अपन नहीं करेंगे, अब आपको करना पड़ेगा वो किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कुछ आपको डाटा दे रखे हैं जो याद रखने हैं। मैं सजेशन करता हूं आपको कौन कौन से याद रखने हैं। तो देखो आपको जो याद रखने हैं डाटा, वो याद रख लेना कि जो जल है, ये जल है, जल का याद रखना है केवी और केएफ, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ये हो गया, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके बाद है बेंजीन, ये बेंजीन याद रखना है। ये दो ही याद कर लो, काम हो जाएगा। इन दो के अलावा कोई भी याद मत करना, कोई भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। बोलो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो ये रहा, calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H2 by mass। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करो यदि बिलियन में ये इतना 20% है। तो देखो सॉल्यूशन की बात करूं, कुछ नहीं करना है आपको, 20% है क्या, 20 है, 20 ग्राम तो क्या हो गया C2H6O2 हो गया और 80 ग्राम हो गया H2। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, 24 + 6 + 32, 62 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल निकाल लो, n 20/62, इधर से निकालो 80/18, 4.44 आ जाएगा ये। यहां से करोगे तो ये पॉइंट लगा दिया, 6 × 18, 6 × 18 18 18 14 140.32 आ गए। अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है तो x C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, 0.32 डिवाइड बाई 4.44 इंटू 0.32, ऐड करो 6 7 4.76 0.32, पॉइंट हटाओ 382 अर्थात 320 आ गया। ये जीरो बढ़ाया, पॉइंट लगाया, उसके बाद जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जीरो। ये 500 करीब हो गए, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 0.06 मोल आ जाएंगे इसके। कितने आ गए, 0.06 मोल आ जाएंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, बार बार दिमाग नहीं लगाना, इसमें आना चाहिए इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देगा, अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बड़ा किसके आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ जाएगा, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अर्थात कोई जमना स्टार्ट कर देगा कोई पदार्थ, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जब आप कोई भी सॉल्यूट अवाष्पशील मिला रहे हो तो जो वाष्पशील है
वो तो जम जाएगा आसानी से, अवास्तविक जमने में परेशानी आएगी। तो उसे बोलते हैं लोअरिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे गिर जाएगा, उसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अर्थात डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। के एफ क्या है बोलो, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये है अपना मोलल हिमांक अवनमन कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ क्या होता है बताओ, डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यदि कुछ नहीं दे रखा है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान करके इसको काम लेते हैं। आगे जी कहानी समझ में, बोलो। अब आपको क्या करना है, हिमांक में अवनमन बताना है पहले तो डेल्टा टी एफ ही पूछा है इसने, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ कितना है बताओ, के एफ की वैल्यू दी है क्या इसने, के एफ 45 एथाइलिन ग्लाइकोल विद 600 कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो अपने को जो डाटा है वो दिया नहीं है इसने, के एफ की वैल्यू इसको देनी चाहिए थी, तो के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है वो अपन बात कर लेंगे। के एफ एथाइलिन ग्लाइकोल 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो जल का यूज करेंगे के एफ, ठीक है। तो जल का आपको पता है, मैंने अभी बताया था 1.86 इंटू डब्ल्यू कितना है, बोलो जी बोलो बोलो बोलो, 45 अपॉन क्या दे रखा है एथाइलिन ग्लाइकोल, अभी पूछा था मैंने 24 30 32 62 इंटू 600 ग्राम में वाटर, तो 1000 अपॉन 600। बोलो करो सॉल्व। ये गई, ये हटाया, ये 2 लगाया, ये हट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। 9 9, 3 दूनी 6, यहां से इससे करो 2 नाम 18, 2 3 6, ठीक है। और दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोलो 93, 6 और 2 8, 93 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 62, 6 दूनी 12, करो सॉल्व। 9 9 3 27, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 पॉइंट करो 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 62 दूना 124। दोबारा करते हैं इसको, देखो डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 इंटू डब्ल्यू कितना है बताओ 45 ग्राम बटे 62 24 इंटू 1000 डिवाइड बाई 600, ये गया, ठीक है। ये हटाया, 2 0 लगा दी मैंने, 1 से 1 गया ये, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 8 9, 3 8 9, 2 से 32 बार कटाई, 31 बार, 2 से ये 2 नाम 18, 2 3 6, 93 इंटू 3 डिवाइड बाई 31 दूना 62, 62 दूना 124, 93, 3 8 9, 9 3 27 डिवाइड बाई 124, 124 का भाग देंगे इसमें, 4 और 2 6 7, 9 और 7 16 और 2 18, नहीं जाएगा। 124 एकम 124 124 आ गया, 124। अब 124 दूना 248, 124 दूना 248, 248 आ गया। 248 में से है 79, 80 मान लो तो 30, 31 बच गई है। 279 माइनस 248, 1 साथ में 4, 31 बच गए, ठीक है। 31 का मतलब 310 हो गए, 310 का मतलब हो गया
12 दूना 24, 120 दूना 240, 2.2 केल्विन के करीब आ गया ये डेल्टा टी एफ। बोलो डेल्टा टी एफ कितना आ गया? 2.2 केल्विन। अब मेरे को कहा है हिमांक की गणना भी करनी है आपको, तो डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अर्थात डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? 2.2 केल्विन, और ये टी एफ कितना दे रखा है? टी नॉट एफ 0 माइनस टी एफ, तो टी एफ भी कितना आ गया बताओ? 2.2 केल्विन। बोलो किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ। यही आएगा क्या? बोलो। एक तो आंसर ये हो सकता है, इसके अलावा अपने को और क्या करना है? देखो 2.2 के, अब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मैंने केल्विन में लिया तो केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। 273.15 माइनस टी एफ, ये करेंगे तो देखो अब इसको मैं टी एफ को इधर ले आ रहा हूँ, टी एफ बराबर 273.15 माइनस करेंगे 2.2, तो 5 में से 0 गए तो 5, 11 में से 2 गए तो 9, ये 0, 270.95 केल्विन। कितना आएगा? 270 में 95। क्यों किया मैंने ऐसा? ये केल्विन में डाटा आया है, केल्विन में डाटा आया है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है। ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको 273 ऐड करना पड़ेगा 0 में, तो 273.15 आ गया, तो 270.95 अर्थात 271 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहानी समझ में? बोलो जी। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। अपन ने आज कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। आप सारे क्वेश्चंस को देखते हुए जाएं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए जाएं। आज के लिए रखते हैं यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे।